सिर्फ अहिंसा इसको लेके चीन को काउंटर करना चाहे तो असंभव है, क्योंकि चीन देखा है कि पीठ से कैसे छोरा मारी जा सकती है। चीन की ये विस्तारवादी की नीति के तहत हम लोग अरुणाचल की भी काफी जगहों में चीन अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मेंटेन करते हुए कहता है कि ये हमारी जगह। चीन यही विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए ये कहता है कि हमारी डोकलाम में जगह है। अक्साई चीन जो हम लोग चीन को दे ही दिए हैं भेंट के स्वरूप माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, हमें भारत को भी वो स्थिति ले आनी है जिससे ये जीडीपी रिफॉर्म जो हमारे देश में बनती जा रही है इसको भी हम लोग बूस्ट दे पाए। पावर में इकोनॉमिक्स पावर जो है उस चीज को अगर भारत में लेके आनी है तो अहिंसा ये रखते हुए भी हम लोगों को स्किल इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, इन चीजों को रखते हुए ऐसे स्थिति बनानी है जिससे हम हमारी ही देश में इन सारे जनताओं के अंदर हर एक स्टेट को उतनी स्टेट सेंट्रलाइज्ड एक बैलेंस्ड इकोनॉमी बनाने में समृद्धवान बना पाए। चाइना की जो हम लोग अभी तक चर्चा किए वहाँ हम मॉडल के बारे में कर लिए जिसमें डेंग जियाओपिंग इनकी जो चर्चाएं हैं इनकी चर्चा तक हम लोग आ चुके। अब हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं चाइना की आधुनिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये दुनिया में कैसी रही, ये बात को हमें समझना चाहिए। और अगर ये चीज़ को अगर हम लोग समझ जाए, उनकी पॉलिट ब्यूरो की पॉलिसी को अगर समझ जाए तो आधुनिक चाइना में इतिहास से शिक्षा लेते हुए कैसे ये चीन हमारे एक्सपेंशनिज्म को ये आगे बढ़ा रहा है, ये हम तब अच्छी व्याख्या इसकी कर पाएंगे। माओ ने जो चीन में मॉडल ले आया था जिसको हम ग्रेट लीप रिफॉर्म कह रहे थे, वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था। जबकि हम लोग देखें डेंग जियाओपिंग ये जो माओ के बाद आए थे वो यहाँ हमारी स्टेट सेंट्रलाइज्ड कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाए। ये दोनों की फ़र्क अगर हम लोग अच्छे से समझ पाए तो ये हम लोग देखें कि 1970 के समय जब डेंग जियाओपिंग यहाँ चीन में अपनी क्षमता में आए तो वो अपनी इकोनॉमी में स्टेट सेंट्रलाइज्ड कैपिटलिज्म में फॉरेन इन्फ्लुएंस को भी लॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बढ़ावा दिए बहुत अच्छे ढंग से, जिसके कारण कहते हैं 1970 के बाद लगभग 1980, 82, 85 तक चीन में 18 मिलियन लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर ले आया। 18 मिलियन कोई मामूली संख्या नहीं है। चीन की जनगणनाओं को देखते हुए, चीन की डेमोग्राफी को देखते हुए 18 मिलियन पीपल को एक साथ डेंग जियाओपिंग वो अपनी ही ये स्टेट सेंट्रलाइज्ड कैपिटलिज्म इस चीज़ को प्रमोट करते हुए विद ए फ्यूजन ऑफ कम्युनिज्म अपने लोगों को बाहर ले आए पॉवर्टी लाइन से। हमें भारत को भी इससे काफ़ी चीज़ सीखना चाहिए। अब जब पॉवर्टी लाइन से बाहर ले आया, ठीक इसके बाद 2001 में चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कदम रखता है। 2001 आते आते तक चीन अपनी इकोनॉमी को इतनी मजबूत कर लिया था कि वो ये 1 से 5 के अंदर अपने बाकी जनों को कॉम्पीट करके आगे जाने की सफ़र में बहुत दूर तक चल गया था। यहाँ 2012 में आज की जो हमारी चीन की राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रधान प्राइम मिनिस्टर कम राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनकी क्षमता आता है। 2001 में शी जिनपिंग चीन में बैठते हैं, अपनी चेयर संभालते हैं। जिनपिंग यहाँ एक विशेष रिफॉर्म भी ले आते हैं 2012 में। 2012 में चीन में शी जिनपिंग अपनी क्षमता में आने के बाद ही वहाँ प्राइवेट एंटरप्राइज पर स्टेट कंट्रोल को अच्छे ढंग से रेस्ट्रिक्ट कर दिया। प्राइवेट एंटरप्राइज जितनी भी थी उनमें जो स्टेट का कंट्रोल था उसमें वो रेस्ट्रिक्शन लगा दी और उसी चीज़ को प्राइवेट एंटरप्राइजों को ही सेंट्रलाइज तरीके से मॉनिटर करने की एक तरीका ले आए, जो चीन को एक बहुत बड़ी लैब दिया। जो हमारे देश में हम लोग कोशिश की लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसको एलपीजी रिफॉर्म कहने लगे, चीन उसी चीज़ को ही बहुत अच्छे से रिफॉर्म में शी जिनपिंग के माध्यम से कर लिया। और इसी के तहत ही चीन आज दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। चीन की जो रेवेन्यू जनरेशंस है वो एग्रीकल्चर से 43% है। आज के डेट में चीन की इंडस्ट्रियल रेवेन्यू जनरेशंस 25% है और आज ही के डेट में सर्विस सेक्टर से चीन 32% रेवेन्यू जनरेट करता है।
ये हम समझ चुके हैं कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में CCP कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी एक कम्युनिस्ट स्टेट है, ये हम समझ चुके हैं। और हम लोग ये चर्चा में रखे कि कम्युनिज्म में बाउंड्रीज को विशेष स्थान नहीं दिया गया, वो आगे बढ़ता गया। तो चीन में 23 प्रोविंसेस है और चीन में 5 ऑटोनोमस रीजियंस है, केवल मात्र 4 ही म्यूनिसिपैलिटी है चीन की। और ये चीन की सबसे बड़ी ताकत बनती है, जो 23 प्रोविंस में ये पूरी इतनी बड़ी 9.66 स्क्वायर किलोमीटर की ये जो एरिया वो कवर करता है, इसको केवल मात्र 23 प्रोविंस में बांट पाना ये चीन की सबसे बड़ी खासियत बनती है। और इसी के तहत ही चीन अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एक पिरामिड के तहत, एक ट्रायंगुलर प्रॉपर पिरामिड के तहत आगे ले आया। ये पिरामिड है, ये पिरामिड की सबसे ऊपर बनता है जनरल सेक्रेटरी, जो एक एवं एकमेव अद्वितीयम है। और उसके बाद जो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें 7 मेंबर रहते हैं। और उसके बाद रहता है पॉलिट ब्यूरो, जो पॉलिट ब्यूरो में कम्युनिस्ट लॉज को मेंटेन करते हुए 25 प्राइम मेंबर्स रहते हैं। फिर सेंट्रल कमेटी रहती है जिसमें कम बेश ज़्यादा कम 350 लोगों को रखी जाती है, 350 जनों को रखी जाती है। और उसके बाद नेशनल पार्टी कांग्रेस रहता है, जो ज़्यादा या कम 3000 के आसपास ही रखी जाती है, इससे खूब ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये चीन को ताकत देता है कोई भी डिसीजंस मेकिंग में। अब ये जो चीन की पॉलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी है, यही चीन की सबसे बड़ी ताकत बनता है कोई भी डिसीजंस मेकिंग में। सबसे ज़्यादा फैसला लेने की शक्ति यहीं आती है। अब हमारे इतिहास से हमें ये पता चला कि चीन बारंबार अंग्रेज़ों से कई प्रकार से धोखा खाया है, जबकि हम भारत के लोग वो सारे धोखाओं को, वो सारे गद्दारियों को अच्छे ढंग से भूल गए। चीन उनको याद रखा है। चीन की बौद्धिज्म की ये अहिंसावादी नीति से जब ये चीन समझा कि ये हमारे ये विदेशी आक्रांता लोग, वेस्ट की इन्वेशंस हमें अपनी ही इकोनॉमी को हानि पहुंचाएगा, चीन इस बात को अच्छे से समझ के अच्छा एक फैसला लिया, जो फैसले का नाम आज हम लोग एक्सपेंशनिज्म कहते हैं, चीन की विस्तारवादी नीति। चीन की ये विस्तारवादी की नीति के तहत हम लोग अरुणाचल की भी काफ़ी जगहों में चीन अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मेंटेन करते हुए कहता है कि ये हमारी जगह है। चीन यही विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए ये कहता है कि हमारी डोकलाम में जगह है, अक्साई चीन, जो हम लोग चीन को दे ही दिए हैं भेंट के स्वरूप माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, वो भी चीन हमसे यही एक्सपेंशनिज्म के तहत लिया है, जबकि उनकी रूल डिपेंड करता है सोशलिज्म में। अब जो ये चीन का फॉर्म है, ये चीन की फॉर्म को अगर हम लोग समझ पाए तो हम लोग समझ पाएंगे कि कम्युनिस्ट कैसे चलते हैं। रशिया की कम्युनिज्म और चीन की कम्युनिज्म में थोड़ी फ़र्क है। काफ़ी जगहों में चीन अपने आप को उस जगह में बदला है, और बदल के ही चीन इन चीज़ों को अच्छे ढंग से समाज के अंदर उनकी निजी व्यवस्थाओं को बना के रखते हुए आगे लेके गया है। क्योंकि चीन अपनी निजी देश की सेंटिमेंट को समझ गया, समझा है और आगे भी बढ़ाया है। और अगर आज हम लोग अपनी देश की सोवरेनिटी को, भारतीय सोवरेनिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो और सिर्फ अहिंसा, जो आप लोग कहते हो अहिंसा, इसको लेके चीन को काउंटर करना चाहे तो असंभव है। क्योंकि चीन देखा है कि पीठ से कैसे छोरा मारी जा सकती है। हम भारत भी देखे हैं, पर हम भारत आज भी अहिंसा परम धर्मों को ही मानते हैं, धर्म हिंसा तथैव च ये नहीं मानते हैं। चीन उस चीज़ को माना है, एवं माना है बोल के ही वो आज दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के बैठी है। हम भारत वो चीज़ को मान के भी आंख बंद करके बैठे हैं, और हम लोग सोचते हैं कि भगवान करेगा। नहीं हो सकता है। हमें भारत को भी वो स्थिति ले आनी है जिससे ये जीडीपी रिफॉर्म जो हमारे देश में बनती जा रही है, इसको भी हम लोग बूस्ट दे पाए। क्योंकि हम लोग अभी बोले डाओ जिंगफियांग, उनके समय में जो माओ जेडुंग के बाद में आए, उनके समय में जो स्टेट सेंट्रलाइज्ड कैपिटलिज्म बनी, वो नेशनल तरीके से अगर देखी जाए तो डिसेंट्रलाइज्ड रही। उसकी वही नेशनलाइज डिसेंट्रलाइज्ड
अपितु स्टेट सेंट्रलाइज्ड ये तरीका होने के कारण ही चीन इतनी आगे बढ़ी। खास बात यहाँ ये है, अहिंसा अपनी जगह में है, परंतु अगर हम लोग स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरलिटी और पावर, इन तीनों को अगर काउंट करें तो पावर में इकोनॉमिक्स पावर जो है उस चीज़ को अगर भारत में लेके आनी है तो अहिंसा ये रखते हुए भी हम लोगों को स्किल इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, इन चीज़ों को रखते हुए ऐसे स्थिति बनानी है जिससे हम हमारी ही देश में इन सारे जनताओं के अंदर हर एक स्टेट को उतनी स्टेट सेंट्रलाइज्ड एक बैलेंस्ड इकोनॉमी बनाने में समृद्धवान बना पाए, तो ही भारत की अहिंसावादी नीति आगे जा सकती है। अन्यथा आज अरुणाचल हुई है, आज डोकलाम हुई है, कल लाके वो सिलीगुड़ी में भी बैठ के बोलेगा ये हमारी जगह है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी अहिंसा तब हमारी ही गले की फंदा बन जाएगा।